गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। दैट इज प्योरली वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, बस ये हमको देखना है ऊपर या नीचे। इट इज नॉट मूविंग साइडवेज। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज मोशन अंडर ग्रेविटी, in which we have to study how a body moves under the gravitational force, under the action of gravitational force. So what we know, when the object moves under the gravitational force, the acceleration acts on it, and the acceleration is equal to 9.8 meter per second square. So under the acceleration due to gravity, the acceleration remains constant, and the value of acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square. Keeping that in mind, we know three equation of motion, that is v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square minus u square equal to 2a। ये तीन इक्वेशन थे। यही इक्वेशन ग्रेविटी के अंदर में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? अंडर द ग्रेविटी द इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू v इक्वल टू u प्लस gt। यहाँ पे एक्सेशन का कितना हो गया था? g एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे s की जगह लिखेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्योंकि जब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम लोग एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग h के रूप में डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है उसको हम g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारे जो इक्वेशन थे, जो पहले थे हमारे v इक्वल टू u प्लस gt, v इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो कन्वर्ट हो जाएगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जब हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं, तो दैट बहुत ही हमको ध्यान रख के हमको इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है। क्यों हमको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेशन की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो एक्सेशन की वैल्यू है, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कब इसको पॉजिटिव लेना है, कब इसको नेगेटिव लेना है, ये हम लोग को देख सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो मोशन हो रहा होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, हमेशा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो इन मेनी केसेस अगर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और मोशन अगर ऊपर की तरफ हुआ, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा, तो उस केस में एक्सेशन क्या हो जाएगा, हमारा जी क्या हो जाएगा, तो जी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट हम लोग एक साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो हमको काफ़ी हेल्प करेगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, इस केस में हम किस टाइप का साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि इफ यू टेकिंग वन डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, देन टेक अदर डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। बस यही ध्यान देना है। कोई भी एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, या अगर ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो, तो नीचे के डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, और इस बेस पे इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे लेट अस टेक a body thrown upward with a velocity u। नाउ इस केस की बात करते हैं। इस केस में अगर बात कर रहे हैं, तो u क्या है, ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इस केस में u क्या हो जाएगा, तो u हो जाएगा पॉजिटिव, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, g नीचे की तरफ होगा, तो g हो जाएगा नेगेटिव। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है।
तो ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम किस चीज़ को ऊपर को पॉजिटिव और निगेटिव रूप ले सकते हैं। अगर नीचे को पॉजिटिव होता है तो ऊपर को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ये हम लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दूंगा किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक। नाउ सम important points regarding this chapter. Let us consider an object has been thrown with initial velocity u and it has been moved to a height of h height तक ऊपर गया। So what should be the time of flight? कितने देर में ये ऊपर जाएगा? So if I am going to find the time of flight, how to find the time of flight? Now कितने देर में ऊपर जाएगा h हाइट पे? तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया h हो गया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो गया तो g हो गया, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। सो हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने क्या करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो किए तो मान लें कि h हाइट ऊपर गया और यहाँ पे जाने के बाद वापस ये नीचे आना शुरू करेगा, तो कितने देर में यहाँ से यहाँ वापस आएगा? द हाइट इज h। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कितना हाइट आया? ये h हाइट नीचे आया। नाउ आई हैव टेकन द साइन कन्वेंशन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस नीचे आया? तो -h डिस्टेंस नीचे आया। इनिशियल वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से गिरना शुरू हुआ? गिरने ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। तो जब ड्रॉप होता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? तो 0 होता है। तो u क्यों लिखा जाएगा? तो 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है? तो -g का इनटू t स्क्वायर। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो क्या हो गया? तो ये हो गया -h इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर। सो 2h by g इज इक्वल टू हो गया t स्क्वायर और t इक्वल टू √2h by g। ये हो गया नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, वी कैन से टाइम ऑफ डिसेंट। कितने देर में ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। एंड इट कैन बी नोटेड दैट द टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने का टाइम शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितने देर में ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उतने देर में ऑब्जेक्ट नीचे आता है। नाउ व्हाट आई कैन आल्सो सी दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट और द टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये टाइम किस पे डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड कर रहा है सिंपली हाइट पे और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस वी कैन से दैट टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट शुड बी इक्वल एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट must be independent of mass of the body. That means if I am releasing a heavy object or the small object, both are going to reach the earth at the same time. Okay? Now let's move to the next topic. At what velocity the object is going to hit the ground? If I am dropping an object from a height h of the earth, at what velocity it is going to hit the ground? कितने velocity से ground को hit करेगा? So again I can use the equation of motion. Using equation of motion, what I can write? I can write v square minus v square equal to 2a वाला concept को use करें तो अपन final velocity तो हमको v square हो गया, initial velocity क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 2 acceleration क्या हो गया? -g हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? -h हो गया। कितना हाइट नीचे आया? तो -h। कितना का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी था? तो -g। कितने की वेलोसिटी से गिरेगा? तो v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? तो 0। तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगेन v इक्वल टू
2g, which again shows that the velocity of the body which is reaching to the earth is independent of the mass of the body. किस वेलोसिटी से गिरेगा ये मास से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। One more thing we can note: the speed at which the body is projected will be same when the body reaches the ground. जितने वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, उतने ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी गिरेगा। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे हम 40 की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ रोकिए तो जब गिरेगा तो यहाँ पे भी उसका 40 की वेलोसिटी हो जाएगा। बट एट दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन एंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। जाने के टाइम पे जितना वेलोसिटी होगा जिस पॉइंट पे, आने के टाइम पे भी उतना वेलोसिटी होगा। तो ये हमको देख सकते हैं कि जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतने वेलोसिटी से नीचे आएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। ये हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग कुछ क्वेश्चन से ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a particle is projected up with initial velocity of 10 meters per second from the top of a building. From the top of the building. After 5 seconds, the particle strikes the ground. Find the height of the building. Okay. So what has been given? An object is shown like this with the initial velocity u, and the u is given as 10 meters per second from the building whose height is h. And it has been given that the object will reach to the top and some top height, and after it will reach to the ground, and the total time to reach to the top height and again reach to the ground is 5 seconds. That has been given. What I have to find? I have to find the height of the building. I have to find the h. How to find it? So we are going to solve this question by the two different methods. First method. In this method, what I am going to find? मैं फाइंड करता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा।
यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ठीक है, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, और फिर बाकी टाइम हो गया यहाँ से यहाँ पहुँचने में। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ जाने का निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद ये हाइट फाइंड कर सकते हैं, और अगर हाइट फाइंड कर गया तो हम यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो दिया उसके बेसिस पर हम निकालेंगे। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसको थ्रो किया। सो कितना ऊपर तक ये जा रहा है। ठीक है, द हाइट reached by the object above the building. कितना हाइट ऊपर जाएगा, इसको लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन हम बुक में एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन एज 10, यहाँ पे 10 लेके चला गया है, तो इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, और एस एन एच को फाइंड करके कितना वो हाइट तक गया, तो -10 स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल टू -20h, h इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट 10 के वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना ऊपर जाएगा, तो 5 मीटर जाके रुक जाएगा। इट विल रीच अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, ये 5 मीटर जाके रुक गया। अब जब ये 5 मीटर जाकर रुक गया तो हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना है, तो अगर ये टाइम निकल गया, फिर ये हमको हाइट निकला हुआ है और ये हाइट हमको निकालना है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लग जाते हैं। अगर इस टाइम को माइनस कर देते हैं तो टोटल टाइम निकल जाएगा यहाँ तक आने में। ठीक है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगेगा इसको, सो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट अस यूज s इक्वल टू u2 प्लस r। कितना हाइट है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है -10 का, वैल्यू हो गया 5 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, 5 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, now this can be again written as, listen, t square minus 2t plus 1 equal to 0, that can be written as t square minus t plus 1 equal to 0, t को मिला लेते हैं तो 1 minus t minus 1 minus 1 को मिला लेते हैं तो t minus 1 equal to 0, और t equal to -1 और plus 1। t equal to -1 is not possible, टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता था, t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू होगा +1 सेकेंड। तो हमने क्या निकाल लिया,
हमने फाइंड कर लिया कि कितने देर में ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो कितने देर में मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो 1 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से है। ये मैक्सिमम हाइट कितने देर में पहुंचा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हाइट कितना है 5 मीटर, ये हाइट कितना है तो h। सो कैन आई से दैट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगेगा 5 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ में कितना देर लगेगा 4 सेकेंड। ठीक है, सो आई कैन राइट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे जाने में कितना टाइम लगेगा, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू रीच द ग्राउंड व्हाट विल बी द टाइम टेकन, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सो कैन आई से दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड। सर ये तुमको पता ही है, वहां से यहाँ जाने में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, कितना डिस्टेंस है टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम द मैक्सिमम, कितना हम इक्वेशन हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमको हाइट फाइंड करना है, हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ u 0 हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a से अगर हम लोग निकालते हैं तो आई कैन से फाइनल वेलोसिटी s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कितना डिस्टेंस आना है, तो हमको डिस्टेंस आना है 5 प्लस एच, तो दैट कैन रिटर्न इज 5 प्लस एच विथ नेगेटिव साइन क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस 1/2 एक्सेशन कितना है तो -10 लेके चल रहे हैं, और टी स्क्वायर की स्क्वायर नहीं 4 का -5 माइनस एच इक्वल टू -5 माइनस एच इक्वल टू माइनस ऑफ हो जाएगा -5 और 4 -80। ठीक है, सो आई कैन से दैट h should be equal to माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया, h इक्वल टू 75 मीटर। So from this we can find that the height of building should be equal to 75 meter. In that condition, if we throw an object that will reach a height of 5 meter and from there it will take a total time of 4 seconds to reach the ground. So this is how we can solve such type of questions. But this is not a complete, so that is not a very good method to solve. वैसे हम लोग को यही मेथड आता है, हम लोग 9th क्लास में यही मेथड पढ़े हुए हैं, बट हम लोग क्या करते हैं तो एक प्योर शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं जो कि एक्चुअल मेथड होना चाहिए, जो सही मेथड है, एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू द मेथड 2। सो मैंने एक बॉल को ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ हाइट पे गया वापस ग्राउंड पे आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तो 5 सेकंड का। ये बिल्डिंग हाइट कितना है तो h है, हमको h फाइंड करना है। डायरेक्टली हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन हम कुछ नहीं करना है, सीधे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। डायरेक्टली यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, कैसे गया कैसे नहीं गया, इसमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियली कहाँ था तो इनिशियली यहाँ था, फाइनली कहाँ है तो फाइनली यहाँ पे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि h हो गया, नहीं हो गया। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो h, दैट इज इक्वल टू -h। इनिशियल वेलोसिटी था कितना 10 मीटर, ऊपर को हम ले लिया पॉजिटिव, नीचे को ले लिया हम लोग नेगेटिव। ऊपर की वैल्यू u +10, नीचे की वैल्यू h -h, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना -10 और टाइम कितना होगा 5 सेकंड। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज करते हैं अपन। कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है -h का, इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 10 का,
टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड का प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो -10 का टाइम कितना है, तो 5 सेकंड का माइनस h इक्वल टू 50 माइनस 25 5 5 25 125, तो माइनस h इक्वल टू -75 मीटर, h इक्वल टू 75 मीटर. That's as simple as you can get, and that's most straightforward question you can get. Simply अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इजी से इजी क्वेश्चन बन जाएगा. बस हमको ध्यान देना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा. ये हमारा क्वेश्चन 1 मिनट से 2 मिनट में इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं. ठीक है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द कॉन्सेप्ट्स वेल. कहाँ पे हमको प्लस लेना है, कहाँ पे हमको माइनस लेना है, अगर हमको ये ध्यान में आ गया तो हम इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. कुछ और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखते हैं. Okay, so let us solve another question. तो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं 2 और. Question says, when a ball is thrown up, when a ball is thrown up, it reaches a maximum height. It reaches a maximum height h, traveling 5 meter in last second. ठीक है. Find the velocity at which the ball was projected. Find the time at which the ball was projected. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है. So only thing has been given that the distance traveled in the last second. So let E equal to initial velocity. किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, एंड G equal to acceleration due to gravity. हमको h फाइंड करना है. It has been given that the distance traveled in last second equal to 5 meter. लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 5 मीटर. तो अगर इस ऑब्जेक्ट को जो लग रहा है t टाइम लास्ट मैक्सिमम हाइट पे रीच करने का, सो आई कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इक्वल टू 5 मीटर. It has been given that the distance traveled in the last second is 5 meter, and if I can consider that the distance traveled by the object in the last second is equal to 5 meter, so it takes n second to reach the highest point. So
So in this question I can take u to be initial velocity and g to be the acceleration due to gravity, and the distance traveled in the last second is equal to 5 मीटर. Now अब इसमें हमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि h हाइट तक तो गया, ठीक है, और लास्ट सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, तो किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था. ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है. ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम इसमें कंडीशन नहीं फाइंड कर पाए. इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी से हमको फाइंड करना है, लेकिन लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमको दिया हुआ है. नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन when we are solving the question, when the initial velocity was given as 10 meter per second, what we have to find? We have to find that it has covered a distance of 5 meter in 1 second. It has been covered a distance of 5 meter in 1 second. Now, by that logic, I can say that if an object is thrown from the ground with some velocity, some initial velocity, it is going to cover a distance of 5 meter in the last second, whatever may be the velocity. For such type of question, remember, that must be remembered. ये काफ़ी confusion पैदा करने वाला क्वेश्चन है. One thing we must note down that an object is going to cover 5 meter in last second, whatever may be the velocity, whatever may be the initial velocity. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वेलोसिटी से क्यों ना थ्रो कर दो, वो लास्ट सेकेंड में 5 मीटर ही कवर करेगा अगर ये ऊपर जा रहा है. बट वन इम्पोर्टेंट कंडीशन, दैट इज u must be greater than or equal to 10 meter per second. So if u is greater than or equal to 10 meter per second, in that condition the object is going to travel a distance of how much? So it is going to cover a distance of 5 meter in the last second of its motion. But for that the u must be initially greater than or equal to 10 meter per second. In that condition the object can travel a distance of 5 meter in the last second of its motion. So that must be remembered. An object is going to travel a distance of 5 meter in the last second if it has been thrown with a velocity greater than or equal to 10 meter per second. Then only it can cover a distance of 10 meter. 5 meter in the last second. And if it is less, then it will cover it will cover less distance. Okay, ये हमको ध्यान देने का जरूरत हुआ. ठीक है. Now we have covered today the motion and the gravity. Various more chapters, various more topics is going to come in the upcoming days. डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी होंगे. ये तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स थे, बहुत हाई फाई नहीं थे. हाई फाई न्यूमेरिकल्स भी हमको देखने होंगे. So you will see all those in the upcoming days. And the next class we are going to start the topic. Basically we will solve some numericals. Next class we will solve some numericals. So next class हमारा न्यूमेरिकल का होगा. ठीक है. So see you in the next class. तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि.